प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज चैप्टर यानी आपके गणित की किताब का छठा अध्याय। तो त्रिभुज में अभी तक आप लोगों ने 2 वीडियोस देखी होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वीडियो है पार्ट 3, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। पहला एंगल 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 यानी कोण 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 कसौटी, फिर कोण कोण कसौटी, फिर भुजा 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 कसौटी एंड भुजा कोण भुजा कसौटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। तो ये 2 प्रतिबंध है। पहला संगत कोण बराबर तथा दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। तो किसी भी 2 त्रिभुज के समरूप होने के लिए दोनों ही प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है। समरूपता को हम इस साइन से सूचित करते हैं। ये आपने सर्वांग समता में भी पढ़ा होगा। इसके नीचे बस एक बराबर का साइन होता है तो हम उसको कहते हैं सर्वांग समता, और सिर्फ इस साइन को हम कहते हैं समरूपता का साइन। शुरू करते हैं प्रमेय 3 से। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हों और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अगर 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर दिए हुए तो उनकी भुजाएं भी एक ही अनुपात में नहीं होंगी और इसीलिए हम इसको समरूप त्रिभुज कहते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। 2 त्रिभुज लीजिए, ABC तथा D। ये हमने 2 त्रिभुज लिया है। अब जिनमें दिया क्या है कि एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के तथा एंगल C बराबर है एंगल F के। अब DP एक कट लगाइए DE रेखा पर यानी DE भुजा पर, जो कि बराबर हो जाएगा AB के, यानी DP बराबर होना चाहिए AB के। इसी प्रकार हम DQ एक कट लगाएंगे AC के बराबर DF पर, यानी DQ बराबर हो जाएगा AC के। अब हम क्या करेंगे, अब P और Q दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो इसको मिलाने के बाद ये जो DP भुजा आई है तो AB के बराबर है तथा DQ भुजा जो है वो AC के बराबर है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, समान भुजाएं एवं समान कोण, जैसे यानी ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से समरूप। कैसे? आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं इसको। AB बराबर है DP के, जो हमने कंस्ट्रक्शन द्वारा यानी रचना द्वारा किया है। AC बराबर है DQ के, ये भी रचना द्वारा सिद्ध होता है। और कोण A कोण D के बराबर हमें दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब कोण B जो है वो कोण P के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसी प्रकार कोण B कोण E के बराबर हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो कोण B E के बराबर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि B P के बराबर है और B E के भी बराबर है, यानी P E के बराबर हो जाएगा, यानी कोण P जो है कोण E के बराबर हो जाएगा ऊपर के दिए हुए 2 स्टेटमेंट्स। अब क्योंकि कोण P और कोण E संगत कोण है और दोनों बराबर है, इसीलिए PQ समांतर हो जाएगा EF के। अतः DP बटे में PE हो जाएगा बराबर DQ बटे में QF के। प्रमेय 1 से
जो हमने पिछले वीडियो में किया था। अब इसको अगर हम व्युत्क्रम करें, यानी ये हो जाएगा बराबर PE बटे DP बराबर QF बटे DQ। अब दोनों तरफ एक जोड़िए, ये आ जाएगा PE बटे DP जमा 1 बराबर EQ बटे DQ जमा 1। और LCM लेकर के अगर हम यहाँ पर जोड़े तो ये आ जाएगा DP जमा PE बटे में DP बराबर में DQ जमा QF बटे में DQ। अब DP जमा PE क्या है? DP को अगर PE से जोड़े तो ये आ जाएगा DE के बराबर, ये हो जाएगा DE बटे में DP। इसी प्रकार DQ को QF से जोड़े तो ये आ जाएगा DF के बराबर, ये हो जाएगा DF बटे में DQ। अब हम इसको फिर से व्युत्क्रम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा DP बटे DE बराबर में DQ बटे DF। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे DE बराबर हो जाएगा AC बटे DF के। क्यों? क्योंकि हमने रचना द्वारा AB बराबर DP खींचा है और AC बराबर DQ। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे DE होगा बराबर BC बटे EF। और इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये मिलता है कि AB बटे DE बराबर है BC बटे EF और ये बराबर है AC बटे DF के। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि इन दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। हमें दिया था कि संगत कोण बराबर है और हमने सिद्ध किया है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में। तो क्योंकि दोनों ही प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं इसीलिए ये त्रिभुज समरूप है। अब यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त समरूपता को हम कोण कसौटी कहते हैं। यहाँ क्या है, पिछले प्रमेय में हमने किया था कि तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर है। यहाँ पर क्या है, अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तभी भी त्रिभुज समरूप। कैसे? अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा। आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के प्रमेय से। तो इस प्रकार आपको तीसरा कोण बराबर मिल जाएगा अगर दो कोण बराबर है। तो इस प्रकार से अगर सिर्फ दो कोण भी बराबर होते हैं तभी भी त्रिभुज समरूप होगा और इसको हम कहते हैं एंगल यानी कि कोण कसौटी। अगला प्रमेय देखते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनकी संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसको हम कहते हैं साइड यानी ट्रिपल S से लिखते हैं। इसका अर्थ होता है भुजा कसौटी। इसको हम डिटेल में सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है, बस जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि त्रिभुज दो अगर दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज में अगर AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के और ये बराबर है AC बटे DF के, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे SSS समरूपता कसौटी से। एक चीज यहाँ पर आप जान लीजिए, हम लोग बहुत देर से संगत कोण और संगत भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार बता देते हैं कि संगत का क्या अर्थ होता है। संगत का यहाँ अर्थ है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसको भिन्न के रूप में लिखा है AB बटे DE, तो आपको कैसे पता कि AB के नीचे DE ही आएगा, EF नहीं आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम कोण की बात करते हैं तो संगत भुजाओं का अर्थ होता है जैसे ABC की पहली दो टर्म्स हैं, इसी तरह DEF के पहले दो टर्म्स DE होगा, तो इनको हम कहते हैं संगत भुजाएं। इसी प्रकार BC है EF का संगत भुजा और AC की संगत भुजा हो जाएगी DF। इसीलिए AB बटे में हमने DE, BC बटे में EF तथा AC बटे में DF। अब उदाहरण देखते हैं। आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। आकृति क्या है? ये हमें आकृतियां दी हुई है दो। इन आकृति में हमें कोण P ज्ञात करना है। तो P कोण ज्ञात करने के लिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आप त्रिभुज PQR को देखिए
तो PQR में एक भी कोण हमें दिया नहीं है। तो अगर एक भी कोण नहीं दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कोण P को? चलिए दूसरे त्रिभुज पर आते हैं, त्रिभुज ABC। क्या त्रिभुज ABC में हम C कोण ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, त्रिभुज ABC में हमें A और B दिया हुआ है तो हम C ज्ञात कर पाएंगे। और अगर मैं त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप कर दूं किसी प्रकार, तो क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं तो इस प्रकार हम कोण P ज्ञात कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। इसके लिए भुजाएं सभी दी हुई है तो हम इसकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटे QR, AB कितना है 3.8 बटे में QR 7.6 और दोनों को अगर काटे तो ये आता है 1 बटे 2। दूसरी भुजा देखें AC बटे PR। AC है 3 वर्गमूल 3 बटे में PR है 6 वर्गमूल 3 और दोनों को काटने पर हमें प्राप्त होगा 1 बटा 2। तीसरी भुजा देखें BC बटे में PQ। BC भुजा है 6 तथा PQ भुजा है 12। 6 बटे 12 क्या होता है 1 बटा 2। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AB बटे QR बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे PQ बराबर है 1 बटे 2 के। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RQP की। इनकी संगत भुजाएं कुछ इसी प्रकार है कि RQP समरूप होगा त्रिभुज ABC के। आप देख रहे हैं कि AB की संगत भुजा QR है, AC की संगत भुजा PR है और BC की संगत भुजा PQ है, इसीलिए हमने इसको PQR ना करके RQP लिया है। और ये समरूप होता है भुजा 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 समरूपता नियम से। अब हमें निकालना है कोण P। तो कोण P की संगत कोण कौन सी है? कोण C। और कोण C कोण P के बराबर हो जाएगा इस प्रकार, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब कोण C बराबर है कोण P के, पर हमें कोण C का मान भी नहीं ज्ञात है, तो कोण C का मान हम ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज ABC में आप देखिए, त्रिभुज ABC में त्रिभुज A पता है, त्रिभुज B पता है और हमें C ज्ञात करना है। तो C ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज के कोण युग गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। ये क्या होता है? ये होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर होगा 180 डिग्री के। अब हम यहाँ पर कोण A का मान और कोण B का मान प्रतिस्थापित करेंगे, यानी 80 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। 80 जमा 60 डिग्री जुड़ करके 140 डिग्री होगा, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री जमा कोण C बराबर 180 डिग्री, यानी कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटा 140 डिग्री, यानी कोण C का मान क्या है 40 डिग्री। और कोण C किसके बराबर है? कोण P के, इसीलिए कोण P का मान भी हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो चलिए समझते हैं इसका अर्थ। दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, जिसमें AB बटे DE है बराबर AC बटे DF के। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ये समानुपाती है। तो चलिए अब प्रमेय के स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रमेय में लिखा हुआ है एक त्रिभुज का एक कोण, मतलब पहले त्रिभुज ABC का एक कोण, यानी मान लेते हैं कोण A दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, यानी दूसरा त्रिभुज कौन सा है? DE है, तो मान लेते हैं इसका कोण D। तो अगर कोण A कोण D के बराबर है तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है। इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है? कोण A कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बना है? भुजा AB तथा भुजा AC। इसी प्रकार
कोण डी कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बना है? भुजा DE तथा भुजा DF। इसीलिए अगर किसी दो त्रिभुज में एक कोण, एक संगत कोण बराबर हो, जैसे यहाँ पर है कोण A बराबर है कोण D के, साथ ही उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं जैसे कि AB बटे DE बराबर हो AC बटे DF के, तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं और इस समरूपता कसौटी को हम कहते हैं SAS, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो आज की वीडियो में हमने किया एंगल 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 यानी कोण 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 कसौटी, कोण कोण कसौटी, भुजा 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 कसौटी तथा भुजा कोण भुजा कसौटी। अगली वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में एक प्रमेय किया था 6.1, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय था। इसके अलावा अगली वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक प्रमेय करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम एक पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 प्रमेय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस प्रमेय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लखनवी अंदाज नामक इस पाठ का अंतिम वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में क्या कुछ जानने वाले हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु को जानकर। आज की इस वीडियो के विषय बिंदु इस प्रकार हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले लखनवी अंदाज नामक इस पाठ का प्रसंग जानेंगे, यानी यह कुछ जानेंगे कि हम पिछली वीडियो में क्या कुछ पढ़ चुके हैं और कहानी में अब तक क्या क्या हो चुका है। इसके बाद हम इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि यह पाठ हमें पूर्णतः समझ आ जाए और हम सभी परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ का उत्तर देने को तैयार हो जाएं। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। कहानी में अब तक यह हुआ कि जो लखनवी नवाब हैं, नवाब साहब जो हैं, वो सेकंड क्लास के डिब्बे में ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से लेखक के आ जाने पर उन्हें असहजता का अनुभव हो रहा है। वो खीरे खाना चाहते हैं, किंतु क्योंकि लेखक अब सामने है तो इसलिए उन्हें खाने में झिझक महसूस हो रही है। फिर भी वो ये करते हैं कि खीरे को धोते हैं, छीलते हैं और काटते हैं, उस पर नमक मिर्च इत्यादि छिड़कते हैं और छिड़कने के बाद लेखक से पूछते हैं कि क्या वे खीरा खाएंगे, तो लेखक उन्हें मना कर देते हैं कि हम खीरा नहीं खाएंगे। आगे की कहानी में लेखक ने बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है, यानी बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है। उन्होंने बताया कि नवाबी तो कई वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है, कई पीढ़ियों पहले समाप्त हो चुकी है, पर अब भी ये जो नवाबी अंदाज है वो इस देश से नहीं गया। कारण क्या है? कारण यह है सामंती वर्ग और निम्न वर्ग का जो संघर्ष है उसका वर्णन लेखक ने किया है और साथ ही लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए हैं। आइए जानते हैं वो विचार कौन से हैं, देखते हैं ये वीडियो। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। सतृष्ण, सतृष्ण मतलब प्यासी, वासना यानी भाव इच्छा, और रसास्वादन, रसास्वादन यानी स्वाद लेना। तो कहानी में यह कुछ हुआ कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमचमाती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, दीर्घ निश्वास यानी लंबी सांस ली और उसे छोड़ दिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांकों को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं, मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया।
तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, यानी बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यानी जब लेखक ने खीरे को खाने से मना कर दिया तो जो नवाब साहब हैं उन्होंने खीरे खाए नहीं, इसलिए कि उनकी भाई नवाबी जो शान है उसके खिलाफ है वो खीरे खाना, क्योंकि खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को एक नवाब खाए यह शोभा नहीं देता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मात्र खीरे को सूंघ कर उसका स्वाद महसूस किया और उस खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। आगे के गद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। तहजीब यानी शिष्टता, नफासत यानी स्वच्छता, और नजाकत यानी कोमलता। नफीस या एब्स्ट्रैक्ट, नफीस का अर्थ होता है बढ़िया और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। तो बात यह हुई कि नवाब साहब ने खीरे की सब फाक को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब यहां पर जो नवाब साहब हैं वो अपनी खानदानी जो तहजीब है उसको दिखा रहे हैं। अब दिखाने की क्या आवश्यकता है? बात यह है कि नवाब साहब जो हैं वो सेकंड क्लास के डब्बे में बैठे हैं, तो कहीं लेखक जो है वो उन्हें सामान्य सा व्यक्ति ना समझ ले, इसीलिए वो पहले तो लेखक को साथ खीरा खाने का न्योता देते हैं। फिर जब लेखक भी मना कर देते हैं, क्योंकि लेखक को भी पता है कि खीरा एक तुच्छ वस्तु है और नवाब के सामने खीरा खाना तो ये तुच्छता का संकेत है, इसलिए लेखक ने भी नहीं खाया। तो जब लेखक नहीं खा सकता, क्योंकि लेखक तो आम व्यक्ति है, पर नवाब उसे कैसे खा सकता है, इसलिए नवाब साहब ने उस खीरे को फेंक दिया और गुलाबी आंखों से यानी गुरूर भरी आंखों से लेखक की ओर देखा और कहा कि यही खानदानी रईसों का तरीका है। आगे नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, यानी जो मेहनत की थी नवाब साहब ने उससे वो थक गए थे और वो लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी रजामंदी में यानी हामी लाकर मान लेना पड़ा कि यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, यानी लेखक ने नवाबी जो तहजीब है उसको मान लिया और लेखक ने सर पीट लिया। क्यों सर खम कर लिया? क्योंकि नवाब साहब ने अपनी इच्छा को मार दिया। क्यों मार दिया? नवाबी रईसी खानदानी तहजीब दिखाने के लिए, इसलिए उन्होंने खीरे को फेंक दिया, खाया नहीं, अपनी इच्छा भी मार दी। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है क्या? अब यहां पर लेखक प्रश्न पूछ रहा, उदर का मतलब है पेट, तो वो कह रहा है कि भाई ये तो तुमने अपनी शानो शौकत के लिए दिखा दिया, पर क्या तुम्हारा पेट भरा? अब इस पर लेखक को संदेह है। आगे क्या हुआ आइए जानते हैं कठिन शब्द, फिर उसके बाद आगे की कहानी समझते हैं। लजीज का अर्थ होता है स्वादिष्ट, सकील का अर्थ होता है अपच या जिसे पचाया ना जा सके, नामुराद का अर्थ होता है दुर्भाग्यशाली यानी अनलक्की, मेदे का अर्थ होता है अमाशय, अमाशय यानी पेट, और ज्ञान चक्षु का अर्थ होता है ज्ञान की आंखें, चक्षु का अर्थ आंखें। तो आगे लेखक कहता है कि नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, यानी नवाब साहब ने एक ऊंची डकार ली और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, यानी जिसे पचाया नहीं जा सकता, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। अब ज्ञान चक्षु खुल गए। कैसे ज्ञान चक्षु खुल गए? पहचाना, ये हैं नई कहानी के लेखक, यानी यहां पर लेखक एक व्यंग कर रहा है। कैसा व्यंग कर रहा है? यानी खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? यहां पर लेखक व्यंग करता है, वो कहता है कि आजकल की जो नई कहानियां स्टार्ट हुई हैं, यानी जो नई कहानियां लिखी जा रही हैं, वो मात्र लेखक की इच्छा मात्र से लिखी जा रही हैं, न तो उसमें घटनाओं का कोई विशेष स्थान है, न ही विचारों का और न ही पात्रों का। तो यहां पर लेखक
व्यंग करता है, नई कहानी की प्रवृत्ति बताता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नवाब साहब ने किस प्रकार खीरे का रसास्वादन किया। इसके बाद लेखक ने नई कहानी के बारे में क्या विचार प्रकट किए हैं यह भी हमने जाना कि लेखक ने बताया कि नई कहानी जो है वो बिना विचार और घटना पात्र इत्यादि के भी लिखी जा सकती है, क्योंकि भाई खीरे बिना खाए भी उसका रसास्वादन किया जा सकता है। तो यह लेखक ने बताया। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और घर जाकर आप इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे और परीक्षा के लिए पाठ तैयार करेंगे। घर जाकर इस पाठ को पढ़ना ना भूलिए और इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। पाठ को पढ़ने के बाद अब बारी है पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की और जांचने की कि क्या हमने पूरा पाठ सीख लिया है, जिसके उद्देश्य से यह वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो के प्रारंभ में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। इसके बाद इस वीडियो के अंत में उत्तर के संकेत के रूप में कुछ बिंदु सुझाए गए हैं। आप उन संकेतों का प्रयोग कर अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, साथ ही एक आदर्श उत्तर का निर्माण भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 4। पिछली वीडियोस में हमने सीखा सांतत्य क्या होता है, एक फलन कब संतत कहलाता है, अवकलनीयता क्या होती है और संतत फलनों के बीजगणित के बारे में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम और अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले विषय के साथ। यदि आपके सामने एक फलन इस प्रकार परिभाषित हो, f of x is equal to 2x जमा 1 की घात 3 या फिर 2x plus 1 raised to the power 3, और आपको इसका अवकलज याद करना हो, d by dx of f of x is equal to d by dx of 2x plus 1 raised to the power 3k या फिर 2x जमा 1 की घात 3 का अवकलज निकालना है। तो इसके दो उपाय हैं। सबसे पहले आप द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा 2x plus 1 raised to the power 3 या फिर 2x जमा 1 की घात 3 को आप 8x घन जमा 12x वर्ग जमा 6x जमा 1। अब आप आसानी से इसका अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे।
अब ये 2x जमा 1 की घात 3 था, इसको आपने छोटे छोटे पदों में तोड़ दिया है, जिसको जब आप हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 24x का वर्ग जमा 24x जमा 6। और ये हुआ कैसे? ऐसे 8x क्यूब या 8x घन जो है, इसको अवकलज प्राप्त करने पर हमें प्राप्त होगा 24x स्क्वायर। 12x वर्ग का अवकलज हो जाएगा 24x और 6x का अवकलज हो जाएगा 6। और यदि आप इसको और सिंपल रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा 6 आप इसमें कॉमन ले लीजिए और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसकी एक और विधि होती है, आइए देखते हैं कैसे। वो होगी विधि संयुक्त फलन की। अब f ऑफ x को आप लिख लीजिए h कॉम्पोजिशन g ऑफ x, यानी यहाँ पर g ऑफ x परिभाषित है 2x जमा 1 और hx परिभाषित है x क्यूब के रूप में। आइए सीखते हैं कैसे। आपने अपनी कक्षा 12वीं में एक पहला पाठ पढ़ा होगा, संबंध एवं फलन। उसमें आपने ये h ऑफ g, f ऑफ g इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं इसका उपयोग कैसे करेंगे हम। इसका उपयोग ऐसे करेंगे कि मान लीजिए t बराबर हो रहा है g ऑफ x के, जो कि है 2x जमा 1, और f ऑफ x परिभाषित है h ऑफ t के, जो कि है t का क्यूब। तो इसको आप कैसे हल करेंगे कि d बाई डी एक्स जो है वो f ऑफ x आ जाए 6 इंटू 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर के। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू 2x प्लस 1 का जो स्क्वायर था उसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2x जमा 1 का वर्ग गुना 2। कुछ नहीं किया है, ऊपर जो 6 लिखा था उसको 3 गुना 2 कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर गुना 2। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमने ये माना था कि t बराबर है 2x प्लस 1 के। अब मैं इसको लिख सकती हूँ dh बाई dt इंटू dt बाई dx। पर ऐसे कैसे? ऐसे क्योंकि ht जो है वो t क्यूब है या t का घन है, तो जब आप उसका अवकलज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 3t का वर्ग, जैसा कि ऊपर समीकरण में दिया गया है। और t का मान है 2x प्लस 1, तो जब आप dt बाई dx निकालेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। और ये जो आपको परिणाम में प्राप्त हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू dh बाई dt गुना dt बाई dx, इसको हम श्रृंखला नियम कहते हैं। आइए इस श्रृंखला नियम को विस्तार में पढ़ते हैं। प्रमेय 4 श्रृंखला नियम में कहा गया है कि मान लीजिए f एक वास्तविक मानीय फलन है जो u तथा v दो फलनों का संयोजन है, अर्थात f, v और u का संयोजन है। मान लीजिए कि t बराबर है ux के, और यदि dt बाई dx तथा dv बाई dt दोनों का ही अस्तित्व होता है, तो df बटे dx बराबर होता है dv बटे dt गुना dt बटे dx के। ये हमारा श्रृंखला नियम है। इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है tan 2x प्लस 3 का अवकलज ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि इसमें श्रृंखला नियम का उपयोग कैसे होगा। मान लीजिए कि fx जो है वो हमारा tan 2x प्लस 3 है। अब ऐसा मान लीजिए कि ux जो है वो 2x प्लस 3 है और vt जो है वो tan t है। तो जब आप इन दोनों का संयोजन लेंगे तो हो जाएगा v इंटू यू ऑफ x या फिर v गुना u ऑफ x। तो v के साथ यहाँ पे जो ux दे रखा है उसकी जगह आप ux का मान डाल दीजिए, हो जाएगा 2x प्लस 3। और यहाँ पर tan t था vt, तो v 2x प्लस 3 क्या होगा? tan 2x प्लस 3, जो कि हो गया हमारा fx। यानी fx को हम v और u दो फलनों के संयोजन के रूप में लिख सकते हैं। अब इस प्रकार f जो है वो दो फलनों का संयोजन कहलाया। अब यदि t बराबर हो जाए ux बराबर 2x प्लस 3 के, तब यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रश्न को हल कर पाएंगे कि dv बटे dt जो कि tan t था vt, वो हो जाएगा sec स्क्वायर t, और यहाँ पर dt बाई dx जो है वो
2 आ जाएगा, क्योंकि t बराबर है ux बराबर 2x प्लस 3 के। तो श्रृंखला नियम द्वारा df by dx इज इक्वल टू dv by dt इंटू dt by dx, या फिर हम कह सकते हैं df बटे dx बराबर dv बटे dt गुना dt बटे dx, जो कि हो जाएगा 2 जो कि dt by dx था वो गुना हो जाएगा sec स्क्वायर t के साथ, और हमें पता है कि t का मान था 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। उदाहरण की सहायता से इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। यदि x माइनस वाई बराबर पाई हो तो dy बटे dx ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। जो ये x माइनस वाई बराबर पाई है, मैं इसमें पाई को यदि वाम पक्ष में ले जाऊं और y जो माइनस के साथ है उसको दाएं पक्ष में ले जाऊं तो हो जाएगा x माइनस पाई बराबर y, और इसको हम उसका क्रम में परिवर्तन लाके ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर x माइनस पाई, तो dy बाई dx जो है वो 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि y बराबर है x माइनस पाई के, जहां पर पाई एक अचर फलन है। जब आप उसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा और dx बाई dx जो है वो 1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि dy बाई dx बराबर हो गया 1 के। लेकिन इसी उदाहरण की एक वैकल्पिक विधि है। कैसे? आप बाएं पक्ष को वहीं अवकलज कर लीजिए और दाएं पक्ष का अवकलज दाएं पक्ष में कर लीजिए। तो जब आप d बटे dx निकालेंगे x माइनस वाई का, वो बराबर होगा डी पाई बाय dx या फिर डी पाई बटे dx के। अब पाई एक अचर मान है, हो गया 0 उसका अवकलज, तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे d बाई dx x माइनस वाई बराबर हो गया 0 के। तो मतलब आप इन दोनों का जो अवकलज करेंगे उसका अंतर आ रहा है 0, तो ये आपस में हो गए बराबर। अब dx बटे dx होता है 1, इसलिए dy बाई dx बराबर हुआ dx बटे dx के, जो कि बराबर हो गया 1 के। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा संयुक्त फलनों के अवकलज के बारे में, उससे परिणाम में हमने सीखा श्रृंखला नियम क्या होता है, और फिर हमने जाना कि अस्पष्ट फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। घर जाइए प्रश्नावली 13.2 में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 3 विद्युत धारा का पहला भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे विद्युत धारा की। इसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रॉनों के अपवाह को तथा संवहन वेग को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम विद्युत धारा का नाम लेते हैं तो जो चीजें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे विद्युत धारा की वजह से किसी अंधेरे कमरे में हम लाइट जलाकर रोशनी कर सकते हैं। इसके साथ साथ गर्मी में हम विद्युत धारा की मदद से पंखा या एसी को चलाकर ठंडी हवा खा सकते हैं, या फिर पढ़ाई करने के लिए विद्युत धारा की ही मदद से हम टेबल लैंप को जलाकर रोशनी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप आगे भी लिख सकते हैं जिसमें हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों,
ये सभी उदाहरण हमें विद्युत धारा का उपयोग तो बताते हैं, पर ये होता क्या है इसके बारे में कुछ नहीं बताते। तो आइए समझते हैं कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में किसी नाव में बैठे हैं और ये नदी बड़ी शांति के साथ बिना किसी रुकावट के बह रही है। दोस्तों, जिस तरह से इस नदी की धारा बड़ी शांति के साथ एक से दूसरी जगह बह रही है, विद्युत धारा को भी कुछ इसी तरह से समझा जा सकता है, जो किसी तार में एक से दूसरी जगह पर ठीक इसी नदी के पानी के जैसे बहता है। लेकिन जैसे नदी में पानी बहता है, किसी तार में विद्युत की धारा के लिए तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर बहते क्यों हैं? तो इसे समझने के लिए हम फिर से किसी नदी का उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, जैसे कोई नदी एक से दूसरी जगह तभी बह सकती है जब उसके पथ में ऊंचाई का अंतर हो। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि पानी उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की तरफ बहता है, ठीक इसी प्रकार किसी तार में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने के लिए विभव के अंतर का होना जरूरी है। जैसे नदी की उच्च ऊंचाई को तार के अधिक विभव से समझा जा सकता है, जबकि निम्न ऊंचाई को निम्न विभव से। और इसी विभव के अंतर की वजह से किसी तार में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बहते हैं, जिसकी वजह से तार में उत्पन्न होती है विद्युत धारा। तो अब अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। किसी तार के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आइए इसे समझने के लिए मान लीजिए कि यहाँ ये एक छोटे से तार का कोई टुकड़ा है, जिसमें हम एक अनुप्रस्थ काट कुछ इस तरह से मान लेते हैं। इस तार के अंदर मान लेते हैं कि कुछ मुक्त आवेश इस तरह से उपस्थित हैं, जो इस तार के अंदर गति कर रहे हैं। तो एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन इस अनुप्रस्थ काट से निकलते हैं, तो उनसे बनने वाला आवेश विद्युत धारा कहा जाता है। यानी विद्युत धारा I बराबर होगी Q/T के, यानी कुल आवेश को कुल समय से भाग करने पर आने वाली राशि के। अब अगर इसका मात्रक देखें तो हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जबकि समय का मात्रक होता है सेकंड। यानी विद्युत धारा का मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड, जिसे एम्पियर कहा जाता है। इसके अलावा कुल आवेश Q होगा एक सेकंड में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निकलने वाले आवेश तथा प्रति इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल के, यानी Q बराबर होगा N गुणा E के। और इसे ऊपर वाले समीकरण में रखने पर विद्युत धारा I आती है NE/T। दोस्तों, इसके साथ ही साथ विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। यानी यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा होगी कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा था कि किसी तार के दो सिरों पर अलग अलग विभव बनने की वजह से उस तार के अंदर उपस्थित आवेश गति करने लगते हैं, और ये आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो विभवांतर की वजह से अपवाहित यानी किसी निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। और किसी चालक पर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से क्षेत्र की दिशा के विपरीत संवहन करते हैं, उसे संवहन वेग यानी Vd कहा जाता है, और जिसका व्यंजक होता है E τ/m। दोस्तों, यहाँ पर टाउ विश्रांति काल कहलाता है, यानी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच होने वाले संघट्ट का औसत समय। आइए अब संवहन वेग और विद्युत धारा के बीच के संबंध को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि ये तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा लंबाई L है, इस चालक का आयतन होगा A गुणा L। इसमें
कुछ इलेक्ट्रॉन संवाहित होकर एक से दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यानी पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे n गुणा a गुणा l। दोस्तों, क्योंकि इस चालक की लंबाई l है और सभी इलेक्ट्रॉन संवहन वेग से ही गति करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगने वाले समय t को हम कुछ ऐसे माप सकते हैं, यानी t बराबर L बटे VD। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा I होती है Q बटे T, तो यहाँ पर हम Q की जगह लिख सकते हैं N गुणा A गुणा L गुणा E, जबकि T की जगह लिख सकते हैं L बटे VD, जिसे हल करने पर I आता है N गुणा A गुणा VD गुणा E। अब दोस्तों, इसके साथ साथ एक और राशि है जिसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कहलाती है गतिशीलता। किसी चालक पर इकाई विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत संवहन वेग गतिशीलता कहलाता है। इसे म्यू से दर्शाया जाता है और परिभाषा के अनुसार इसका मान होता है VD बटे E, या इसे लिख सकते हैं म्यू E बराबर VD। और जैसा कि अभी हमने देखा ही था कि विद्युत धारा और संवहन वेग के बीच एक संबंध होता है जो कुछ इस प्रकार से है, I बराबर N A VD E। तो अगर हम यहाँ VD की जगह ऊपर वाली समीकरण से म्यू E रखें तो हमें मिलता है विद्युत धारा और गतिशीलता के बीच एक संबंध, जो कुछ इस प्रकार से होगा, I बराबर N A म्यू E E। आइए अब आज के विषयों पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 सेकंड में 3.2 एम्पियर की धारा का गठन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी तार में विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर गति करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 1 सेकंड में गति किए हुए आवेश को कहा जाता है विद्युत धारा। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 1 सेकंड में बनने वाली धारा है 3.2 एम्पियर, यानी तार के किसी हिस्से से 1 सेकंड में कुल आवेश 3.2 कूलम ही गति करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि I बराबर होता है NE बटे T के, और हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी N, जो बराबर होगा IT बटे E के। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो 3.2 एम्पियर की धारा उत्पन्न करेंगे, जानने के लिए हम समीकरण में सभी राशियों का मान रख देते हैं, जिसे हल करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या N आती है 2 गुणा 10 की घात 19, यानी इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 3.2 एम्पियर की धारा उत्पन्न कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा विद्युत धारा को और प्राप्त किया उसका व्यंजक। इसके साथ ही हमने समझा इलेक्ट्रॉन के संवहन को, इसका अर्थ तथा व्यंजक। इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के दूसरे भाग की, जिसमें हम जानेंगे विद्युत धारा तथा धारा घनत्व और ओम के नियम को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे तीसरे अध्याय विद्युत धारा का दूसरा भाग समझेंगे, और इस भाग में हम समझेंगे विद्युत धारा तथा धारा घनत्व को, और इसके बाद ओम के नियम को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत धारा तथा धारा घनत्व क्या होता है, और क्या इसका विद्युत धारा I से कुछ संबंध भी होता है। तो दोस्तों, धारा घनत्व की परिभाषा होती है किसी चालक के
इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। इसे समझने के लिए हम यहाँ एक चालक की कल्पना करते हैं, जिसमें ये वृत्त एक इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो इस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होगा क्षेत्रफल सदिश यानी ए कैप। अब मान लीजिए कि इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन में से कुछ इस इकाई क्षेत्रफल से होकर ही गुजरते हैं। तो हम यहाँ विद्युत धारा की दिशा को चिन्हित कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत धारा और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, यानी अगर धारा घनत्व को इस क्षेत्रफल से गुणा किया जाए तो हम कुल विद्युत धारा निकाल सकते हैं। इसका मतलब कुल धारा I बराबर होगी J डॉट A के, जहां J विद्युत धारा घनत्व है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अदिश गुणन को लिख सकते हैं J A cos थीटा, और क्योंकि दोनों ही सदिश समान दिशा में है इसलिए थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 हो जाएगा 1, यानी कुल विद्युत धारा I होगी J गुणा A। और अगर धारा घनत्व J को निकाला जाए तो वो होगा I बटे A, जैसा कि परिभाषित भी किया गया है। अब अगर इसके मात्रक पर ध्यान दें तो वो होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर धारा की वजह से और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वजह से। अब दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत धारा I को संवहन वेग के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि संवहन वेग Vd होता है E टाउ बटे m। तो अब इन दोनों ही व्यंजकों का उपयोग कर हम विद्युत धारा घनत्व J को लिख सकते हैं Ne ब्रैकेट E टाउ बटे m, या Ne की घात 2 टाउ बटे m E। दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट में लिखी राशियों को दर्शाया जाता है सिग्मा से, जो कहलाती है चालक की विशिष्ट चालकता, यानी धारा घनत्व J बराबर होता है सिग्मा E के। और क्योंकि चालक की विशिष्ट चालकता किसी एक पदार्थ के लिए एक अचर राशि होती है, इसलिए अगर इसे हटाया जाए तो हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। आइए अब बात करते हैं ओम के नियम की। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी लिखा था कि विद्युत धारा I को संवहन वेग के रूप में कुछ ऐसे लिखते हैं, यानी I बराबर NE VD, जहां संवहन वेग Vd का मान होता है E टाउ बटे m। और अगर विद्युत क्षेत्र की जगह हम विभव के रूप में लिखें तो संवहन वेग Vd होगा E V टाउ बटे m L। तो यहाँ पर हम विद्युत धारा के व्यंजक में Vd का विभव के रूप में मान रखते हैं। तो I आता है NE A ब्रैकेट E V टाउ बटे m L, या फिर इसे लिख सकते हैं NE की घात 2 A V टाउ बटे m L। दोस्तों, समीकरण को थोड़ा और हल करें तो V बटे I बराबर होगा m L बटे NE की घात 2 A टाउ के, जो कि किसी एक पदार्थ के लिए एक अचर राशि होती है। और इस अचर राशि को हम R से दर्शाते हैं, यानी V बटे I को लिखा जा सकता है R, और जो कहलाता है प्रतिरोध। दोस्तों, इसका भौतिक स्वरूप समझने के लिए हम मान लेते हैं कि विभव इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए बल लगाता है, जबकि प्रतिरोध इन इलेक्ट्रॉन के पथ में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा ज्यादा नहीं बढ़ पाती। इसे और गहराई से समझने के लिए एक नियम दिया गया है जिसे कहा जाता है ओम का नियम। दोस्तों, इस नियम को एक जर्मन भौतिक शास्त्री जॉर्ज सिमन ओम ने दिया था। इस नियम के अनुसार यदि
भौतिक स्थिति जैसे तापमान, यांत्रिक तनाव आदि अपरिवर्तित रहती है, तो एक चालक के माध्यम से बहने वाली धारा हमेशा उसके दो सिरों पर विभवांतर के आनुपातिक होती है। यानी जैसे जैसे विभव का अंतर बढ़ता है, धारा भी रेखीय रूप से बढ़ती जाती है। दोस्तों, ओम के नियम से ही उत्पन्न होता है एक और विषय, जिसे कहा जाता है प्रतिरोध। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धारा और विभव आनुपातिक होते हैं, और इसी आनुपातिकता को बराबर करने के लिए एक स्थिरांक का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रतिरोध, और इसका मान चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब अगर इसके लिए व्यंजक प्राप्त किया जाए तो हमें प्रतिरोध के लिए कुछ गुणधर्मों को याद रखना होगा, जो कुछ इस तरह से हैं। पहला, यह लंबाई L के समानुपाती होता है। इसके अलावा ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इन्हें हम मिलाकर लिखें तो R बराबर होगा रो L बटे A के। यहाँ रो को प्रतिरोधकता कहा जाता है, जो होती है 1 मीटर स्क्वायर काट के क्षेत्रफल तथा 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध। इसके बारे में हम और ज्यादा बात अगले वीडियो में करेंगे। आइए अब इसी पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 100 ओम प्रतिरोध के एक चालक के दोनों सिरों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर बनाए रखा जाता है। 1 सेकंड में इसके माध्यम से बहने वाले कुल आवेश की गणना करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि इस परिपथ में विभवांतर V बराबर है 200 वोल्ट के, जबकि प्रतिरोध R बराबर है 100 ओम के। अब जैसा कि हम ओम के नियम से लिख सकते हैं, विद्युत धारा I बराबर होगा V बटे R के। तो यहाँ पर V और R का मान रखने पर धारा I आती है 2 एम्पीयर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा I होती है Q बटे T, तो यहाँ से कुल आवेश को निकाला जा सकता है विद्युत धारा और समय को गुणा करके, यानी Q बराबर होगा 2 गुणा 1 यानी 2 कूलाम के। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा विद्युत धारा तथा धारा घनत्व को, जिसे लिखा जाता है J बराबर I बटे A से, और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने समझा ओम के नियम को और देखा उसका ग्राफीय चित्रण। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता और प्रतिरोधकों का संयोजन। तब तक के लिए गुड बाय। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।